हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट। आ जाइए भजे, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हेलो गुलफाम, हेलो विशाल, हेलो अंकिता, हेलो धर्मेंद्र जी, हेलो नायरा चिकारा, हेलो अंकिता, गुलफाम, शिवदेव, हेलो पांडे जी, हेलो समायरा, हेलो पप्पू, हेलो इलिमा, हेलो जूली। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं। आ जाइए बेटा, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। शनि चलेगा, अभी ये चैप्टर चलेगा मुश्किल से मान ले 5 लेक्चर तो और लगेगा इसमें, ठीक है? 4 से 5 लेक्चर और लग जाएंगे। हाँ जी, ओके ओके बेटा। मंजीत उनको करके बता बेटा। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है, एकदम बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, हाँ जी। अरे योगेश सैनी बेटा, उसमें पढ़ लेंगे। पी ब्लॉक के अंदर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, पी ब्लॉक में जो एनसीईआरटी से हट चुका है, तो उस पी ब्लॉक में वहां कॉन्सेप्चुअल चीजें यही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? टेंशन मत ले। ओके, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग ये उधर पढ़ लेंगे अपन, ठीक? ओके, हाँ जी। तो आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, हाँ जी। हेलो डॉक्टर अनुराग, हेलो आकाश, हेलो शिवानी, हेलो 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 नुजहत, हेलो आकाश, प्रिया, शाबनूर, हेलो बेटा, हेलो आभाजी, हेलो आशा, वंदना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करें आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या बातें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आइए सारी बातों को देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पर सारी बातें एक तरफ, पढ़ाई पे ध्यान दे लो अब, ठीक है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि अल्फा क्या होती है उसको समझेंगे, और फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को हम देखेंगे। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एनसीईआरटी पढ़ना कब शुरू करें भाई? तुम्हारी एनसीईआरटी को हम ध्यान में रखते ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी बिल्कुल अलग है और हम पढ़ा रहे बिल्कुल अलग है। आपकी एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हुए हम पढ़ाते हैं, ठीक है? ओके, तो परेशान नहीं होना है आपको। अब बात करें यहाँ पर, आज हम इन बातों पर डिस्कस करेंगे, सारी बातों को देखेंगे, हर एक बात को क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हाँ जी, कल मेरी क्लास है भाई, किसने बोला नहीं है? कल से टाइमिंग चेंज हो जाएगा बेटा, केमिस्ट्री क्लास उसी टाइम पर रहेगी, ठीक है? हाँ जी। अब यहां पर अब चुपचाप सारे बार एक बार पढ़ने पर, सब पढ़ने पर आ जाओ, सब पढ़ने पर आ जाओ, पढ़ने पर आ जाओ भाई। खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, चिंता मत कर, कल ही खत्म कर दूंगा, खुश? ओके, हाँ जी। आप सब, शुभम सर ने बताया आप दुबई गए हो भाई, मैं कहीं नहीं गया हूं, ठीक है? ओके, हाँ जी। आप सभी का बढ़िया से स्वागत है, लेकिन बस अब चुपचाप से पढ़ने लग जाओ बेटा। आप चुपचाप से पढ़ने लग जाएं, कोई भी अनर्गल फालतू कमेंट ना करें। ओके, हाँ, रिवीजन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, विपिन कुमार बेटा बार बार स्पैमिंग मत कर। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है भाई? ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उसके लिए दर क्या होगी? क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होगी। दर क्रियाकारक की जो सांद्रता है उसके समानुपाती आ जाएगी, ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था? आर बराबर डायरेक्ट के ए की पावर 1, ये प्रथम कोटि। ओके, पहला हमने ये देखा। फिर इसका अवकलित समीकरण हमने क्या देखा बेटा? माइनस डी ए बाई डी टी बराबर में के ए की पावर 1, ये हमने देखा। फिर इसके अंदर हमने क्या देखा? इसका समाकलित समीकरण देखा। और फिर वहां से हमने केटी का एक फॉर्मूला देखा, के बराबर एक फॉर्मूला देखा, 2.303 अपोन में टी लोग यहां पर प्रारंभिक सांद्रता अपोन में अंतिम सांद्रता, हाँ या ना? ओके, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि भाई 2.303 अपोन में टी लोग प्रारंभिक सांद्रता अपोन शेष बची हुई सांद्रता a माइनस एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो। अब
जरा देखो ध्यान से, यहां पर इसके बाद फिर आपने टी हाफ का फॉर्मूला देखा कि, और हमने देखा कि अर्धायु काल। अरे भाई सब्र कर लो बेटा, धनंजय बार बार स्पैमिंग करेगा तो बेटा मैं कमेंट बंद कर दूंगा, तुम्हारे कमेंट बंद कर दूंगा बेटा, अगर बार बार स्पैमिंग करोगे, सेम चीजें करोगे। पढ़ने आए हो पढ़ाई कर लो, ठीक है, वरना मत आया करो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ पे तुम आओ, ठीक है, आप आए हो पढ़ने आओ, ठीक है, यहाँ पर बाकी चीजें ना करो, उससे टाइम खराब होता है, वो फिर लास्ट में तुम्हें पता चलेगा कि कितना टाइम फिर तुम्हें बर्बाद हुआ है, ठीक है। टी हाफ बराबर यहाँ पर फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी हाफ बराबर ln 2 अपॉन के। ओके, तो यहां से हमें कुछ बातें पता चली कि यार अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो देखो ध्यान से, पहली समीकरण, फिर यहां पर ये दूसरी समीकरण, ये तीसरी समीकरण, और एक विल्हेमी समीकरण जो मैंने आपको बताई थी, एटी बराबर, ठीक, क्या होता है, ए नोट ई की पावर माइनस के टी, ये वाली समीकरण, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। ओके, तो ये इस सारी बातों को यहां पर अच्छे से आपको देखना है, हर एक बात को क्लियर करना है। इतना हमने पढ़ लिया था, अरे इतना हमने पढ़ लिया था। सर आपकी शादी का गुमनाम, बेटा गुमनाम कर दूंगा मैं तेरे को, पढ़ ले अभी चुपचाप। हाँ, इतनी बातें हमने पहले कर दी थी। एटी बराबर क्या, ए नोट ई की पावर माइनस के टी। तो इतना हम ज्ञान पिछली क्लास में अर्जित कर चुके थे, आई होप समझ गए आप। अब यहां पर फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे पिछली क्लास में। ओके, एक क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे तक बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो क्वेश्चंस भी लगाएंगे और चीजें भी पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में जितना हमने पढ़ा था बेटा, अब वहां से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, ओके, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने पर तथा 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का अनुपात, मतलब T 99.9 अपॉन T हाफ, उसका रेशो पूछा हुआ है, कितना आता है। इसका मान आता है बेटा 10, और इसको रिजल्ट के तौर पे भी हम याद रखेंगे। अभी मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब अभिक्रिया 99.9% तक खत्म हो जाए तब, और जब आधी खत्म हो जाए तब, दोनों में लगने वाले समय का अनुपात बताओ। बहुत ही सिंपल है। 99%, 99.9% मतलब मान लो टोटल 100%, माना प्रारंभिक सांद्रता कितनी है बेटा, 100 है। अब 99.9%, ये देखो, जब 99.9% पूर्ण हो जाए, मतलब क्रियाकारक 99.9 खत्म हो गया, मतलब वो उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, हाँ ना। एक पार्ले जी के पैकेट में 10 बिस्किट थे, 10 में से 9 बिस्किट खत्म हो गए, एक ही बचा ना। तो यहां पर बिस्किट जो खत्म हुए उनकी मात्रा ये आ गई। तो ये ए नोट क्या है, प्रारंभिक मात्रा, यह है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ओके। और फिर यहां पर x, ये क्या है 99.9, ठीक, ये उत्पाद की मात्रा, उत्पाद में परिवर्तित मात्रा, उत्पाद में परिवर्तित मात्रा। तो बची मात्रा क्या है, ए नोट माइनस एक्स, ये बची मात्रा 100 माइनस 99.9, 0.1, ये क्या आ जाएगा, बची मात्रा, हाँ जी। तो लोग वाला फॉर्मूला जानते ही हो आप बेटा, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं k बराबर 2.303 अपॉन में t होता है, ओके। लोग प्रारंभिक सांद्रता अपॉन में बची हुई सांद्रता, हाँ या ना, ओके। तो प्रारंभिक सांद्रता ऊपर लिख लो, बची हुई सांद्रता नीचे रख दो। हमें टाइम याद करना है, टी को इधर रख दिया मैंने, ठीक है। यहां पर टी
ये वो समय है जो अभिक्रिया 99% पूर्ण हुई है, ठीक, 99.99। तो यहां पर अगर मैं इसका मान ज्ञात करूं तो 2.303 अपॉन में के log A0 100%, सो और कितना बच गया 0.1, 0.1। तो यहां पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे, दशमलव हटा दिया, एक जीरो ऊपर लगा दिया। अब कुछ चीजें थोड़ा सा आपको ना दिमाग में फास्टली करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो t बराबर, पूरा ज्यादा सोल्व मत करो, 2.303 अपॉन के log, ये कितना हो गया 1000। 1000 को क्या लिखा जा सकता है 10 की घात 3। क्या 1000 को 10 की घात 3 लिखा जा सकता है बेटा? सुनो, डायरेक्ट में लिख रहा हूं यहां पर, log 1000, 1000 का मान, 1000 का मतलब 10 की घात 3, 3 बाहर आ जाएगा, log 10, log 10 का मान हो जाएगा 1। तो यहां पे डायरेक्ट में 3 लिख दूं क्या? यहां पे डायरेक्ट में 3 लिख दूं क्या? ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 1। पहले केस के अनुसार जब अभिक्रिया 99.9% तक कंप्लीट हो गई तो ये मेरे पास समीकरण आई। अब पुनः 50% पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय। अब मेरे को ज्यादा इसका तो कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना 50% मतलब अर्ध आयु काल, जब अभिक्रिया आधी समाप्त हो गई तो उसमें लगने वाला समय टी हाफ कहलाता है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, 0.693 अपॉन के, हाँ या ना? और ये 0.693 के कैसे आया था बेटा, याद है आपको? मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे लिख दो, 0.203 अपॉन में के इंटू log 2, ये ऐसे आया था, हाँ या ना? ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, भाग लगा दो। ये कौन सा टाइम था? 99.99%, 99.9% वाला था, ऐसे ही लिख दिया मैंने 99। चलो इसको लिखते ही नहीं है, एक साथ फिर बाद में लिख लेंगे। ओके, हाँ जी, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको? अनुपात पूछा है तो इस समय में इस समय का अनुपात का भाग लगा दो, समीकरण 1 बटे भाग चिन्ह 2 से, तो t अपॉन t हाफ बराबर में 2.303 अपॉन में इंटू में 3 है, अपॉन में k है। हाँ जी, क्लियर हो गया? ये तो ऊपर वाले का मान बटे में, इसके नीचे कितना है 2.303 log 2 और ये k इसके बटे में। तो जरा देखो ध्यान से, कैसे के छमछम, ये छमछम, तो 3 बटे log 2 आ जाएगा। ओके, t अपॉन t हाफ बराबर आ जाएगा 3 अपॉन log 2। log 2 का मान कितना होता है 0.3010, 0.3010, हाँ है ना? भाग लगाओगे 10 के लगभग मान आएगा, 10 के लगभग मान आएगा। तो यहां पर ये भाग लगाओगे 10 के लगभग आ जाएगा। तो t बटे t हाफ का मान कितना आ गया 10। t बटे t हाफ का मान कितना आ गया 10। 99% अभिक्रिया खत्म हुई और 50% अभिक्रिया खत्म हुई। 99.9% अभिक्रिया खत्म हुई और 50% अभिक्रिया खत्म हुई, उसका अनुपात कितना आया 10। तो यहां पर इस क्वेश्चन को आपने किया जो मैंने आपको कल दिया था, जो कि मैंने आपको कल दिया था, ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो यहां पर बेटा एक रिजल्ट लिख लो, एक रिजल्ट लिख लो। हाँ जी, एक रिजल्ट लिख लो। क्या रिजल्ट? कि यार क्या कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए t 99.9, वह समय जब अभिक्रिया 99.9% खत्म हो, ये क्या होता है 10 t हाफ के बराबर होता है। ये 50%, ये रिलेशन होता है।
ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि जब अभिक्रिया 99.9% खत्म होगी, वो क्या होगी, 50% खत्म हो उस टाइम के 10 गुना होती है। दोनों एक ही बात है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार वह उन समय के बीच में अनुपात बताओ जब अभिक्रिया 99.9% तक खत्म हो गई हो और 50% तक खत्म हो गई हो, तो इन दोनों का अनुपात कितना था, 10, या मैं बोल दूं ये इसका 10 गुना होता है। ठीक है, तो इसको एज अ रिजल्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनका अनुपात क्या होगा। अगर आपको पता होता तो हमें क्यों करना पड़ता, हमें डायरेक्ट 10 याद कर लेंगे हम। अब हम याद कर लेंगे, डायरेक्ट देखते हैं 10 बोल दूंगा, क्यों इतनी कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था। तो अब आज आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आप आज खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को बेटा। हाँ जी, समीकरण 2 समझ में नहीं आई बेटा। समीकरण नंबर 2 तो ये मैंने आपको पढ़ाया था ना दिव्य, पिछले क्लास में आया था। 50% अभिक्रिया पूर्ण होती तो टी हाफ का सूत्र पढ़ाया था। ये वाला तो मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, ये वाला तो मैंने पढ़ाया था ना कल वाली क्लास में। कल आता पता चलता कि फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन करो। अरे तो साथ के साथ लिखते रहा करो ना बेटा। टी 100% थोड़ी ना, सर ये 0 पॉइंट कहाँ गया। अरे भाई 0.693 कैसे आया था, जब हम 0.303 को log 2 से गुणा करते थे। log 2 का मान कितना होता है, 0.30। 0.30 को जब हम इससे गुणा करते हैं तो ये आता था। मैंने कल लिखवाया तो था निकिता जी। ओके, नोट कर लिया। हाँ जी, तो ध्यान रखना ये, और वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं पढ़ाया। कैसे नहीं पढ़ाया, हाँ मैंने आपको नहीं लिखवाया अर्धायु काल का सूत्र, अर्धायु काल का सूत्र नहीं लिखवाया मैंने, 0.693 अपॉन के। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.303 log 2 अपॉन के। और फिर आपने बोला था कि सर इसको ln2 अपॉन के भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर इस क्वेश्चन को करके बताओ कि यार एक अभिक्रिया है P से R, ठीक है, तो ये इसकी क्रियाविधि 2 प्रकार से दे रखी है। देखो P और P से 2Q बन रहा है, तीव्र अभिक्रिया और धीमी अभिक्रिया। तो जरा देखो ध्यान से, क्या अभिक्रिया की दर धीमे पद पे डिपेंड करेगी, क्या अभिक्रिया की दर धीमे पद पे डिपेंड करेगी, क्या अभिक्रिया की दर धीमे पद पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर धीमे पद से हम क्या दर लिख सकते हैं, दर लिख सकते हैं बेटा। दर क्या हो जाएगा, धीमे पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक, दर के Q की पावर 2 और P की पावर 1। ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 1। लेकिन जरा देखो ध्यान से, इसमें ये मेन अभिक्रिया है, इसमें तो Q आ ही नहीं रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, तो उसके लिए तो मैं बताया गया है कि देखो इन दोनों में से ये तो धीमी है, लेकिन ये तीव्र अभिक्रिया है जिसके लिए ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है कि ये अभिक्रिया साम्य में है। तो यहाँ पर K1 क्या है, यहाँ पर साम्य स्थिरांक है। ठीक है, तो तीव्र अभिक्रिया से, तो तीव्र अभिक्रिया से इसको गायब करेंगे। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक K1, इसका सूत्र क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक। इस अभिक्रिया में ये उत्पाद है, ये क्रियाकारक है, ये क्रियाकारक है, ये उत्पाद है और ये क्रियाकारक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, Q की सांद्रता का स्क्वायर और यहां पर P आ जाएगा, क्योंकि जो रस समीकरण में गुणांक होता है वो घात में चला जाता है ना, कल करवाया था। तो मेरे को Q स्क्वायर का मान ही चाहिए और Q स्क्वायर यहां पर है, तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, K1 गुणा P। तो यहां पर Q स्क्वायर बराबर मेरे पास क्या मिल गया,
क्यू स्क्वायर बराबर हो गया K1 गुणा P की सांद्रता। तो ये हो गई मेरे पास समीकरण 2। समीकरण 2 का मान 1 में रख दो तो आपके पास दर आ गई। समीकरण 2 एवं 1 से दर के, अच्छा यहां पे इसका दर क्या था बेटा? K2 था। K2 यहां K2 लिख दूं मैं, K2 था इसका स्थिरांक, यहां K2 था ना। ओके, तो K2 यहां पर क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं मैं? K1 गुणा P, K1 गुणा P की सांद्रता, और यहां पर P ऑलरेडी है तो बराबर क्या आ जाएगा? K1 K2 PP P स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। हाँ या ना? ठीक है? अरे बोलो, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस? अरे सपना बेटा, उससे क्या हो गया बेटा? सीक्वेंस तो आपको मैं पढ़ा ही रहा हूं ना। हाँ जी, ये क्लियर हो गया बेटा। पुलकित पिछली क्लास में आया था कि पिछली क्लास वाला है तो दिमाग लगाया है ना। अगर कोई अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया हो तो जटिल अभिक्रिया की दर धीमे पद पे डिपेंड करती है। ये अभिक्रिया जटिल है क्योंकि 2 पदों में हो रही है। जो धीमा पद होगा वो वेग निर्धारक पद होगा। वेग निर्धारक पद से हमने दर लिख दी। अब इस दर में क्यू एक्स्ट्रा आया, अब इसको निपटाना पड़ेगा। अब उसको निपटाना पड़ेगा तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, एक यहाँ पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया दे रखी है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक दे रखा है, और साम्य स्थिरांक का सूत्र क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। तो क्यू की सांद्रता, इसकी घात में इसका रस समीकरण गुणांक आ जाएगा, बटे में P की सांद्रता। तो क्यू स्क्वायर बराबर K1 गुणा P आ गया। खट से यहां पर क्यू स्क्वायर का मान इसमें रखा, ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब जैसे ही तुमने रेडियो एक्टिव पदार्थ देखा, क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है बेटा? रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है? पहली बात तो ये देखो, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। पहली बात तो आप ये देखो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है। ये क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है? क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है? पहले तो तुम्हें इस क्वेश्चन को देखते ही ये चमकना चाहिए, अरे ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से होगा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है। हाँ या ना? तो आपके दिमाग में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाले आने चाहिए। एक रेडियो एक्टिव क्षय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है हमें, अब हम उसके हिसाब से सोचते हैं। का अर्धायु काल कितना है? मुझसे टी हाफ पूछा है कि भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इस क्वेश्चन में टी हाफ कितना है। ओके, यदि पदार्थ की कोई भी दी गई मात्रा, मतलब 40 मिनट में 87.5% विघटित हो जाती है, मान लेंगे 100 प्रारंभिक मात्रा 100 थी, 87.5 निकल गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से कैसे करना है। हमें इतना तो पता चल गया बेटा कि इस क्वेश्चन में हमें प्रथम कोटि वाला सूत्र लगाना है, लेकिन कौन सा? 40 मिनट में इतना विघटित हो रहा है, तो 40 मिनट में प्रारंभिक सांद्रता, तो यहां पर माना प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मान ली बेटा? 100। इतना विघटित हो गया तो A0 माइनस एक्स कितना आया? A0 माइनस एक्स कितना आया भैया? 100 में से 87.5 कम हो गया तो 12.5 आ गया। तो अब हमें यहां पर A0 पता है, A पता है, टाइम पता है, तो क्या पहले K निकाल ले और फिर K को अर्धायु काल वाले सूत्र में रख देंगे, तो वहां से फिर हमारे टी हाफ आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? पहले हम K का मान निकालेंगे और K का मान निकाल करके टी हाफ वाले सूत्र में रखेंगे। पहले हम K का मान निकालेंगे, फिर टी हाफ वाले सूत्र में रखेंगे। तो K बराबर, चूंकि हम K बराबर जानते हैं 2.303 अपॉन में T, हाँ या ना? तो 40 मिनट में इतना रहेगा ना, तो वो टाइम तो हमें दे रखा है इसने 40 मिनट, बस रख दूंगा यहां पे लोग A0 प्रारंभिक सांद्रता अपॉन बची सांद्रता। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूले लिखा करूंगा, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करा करूंगा। 2.303 समय
क्या रखूं, 40 मिनट रखूं या फिर सेकंड में कन्वर्ट करूं? देखो मिनट 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 दे रखा है तो मिनट में रख दो, 40 रख दिया। लोग प्रारंभिक सांद्रता 100, बची सांद्रता 12.5, दशमलव हटाया, 1 0 ऊपर लगा दी तो 125 ऊपर हो गया 1000, ऊपर हो गया 1000। अब जरा देखो ध्यान से इसको सोल्व करो, 25 पंजे 125, ठीक है, ओके। और पच्चीस 125 का दूना 250, 250 250 500, 8 बार कट जाएगा ये पूरा, 8 बार कट जाएगा, 125 से 8 बार कट जाएगा, 125 से 8 बार कट जाएगा ये। तो यहां पे जरा देखना, ध्यान से दिमाग लगाना, 2.303 अपॉन 40, यहां पे लोग 8, लोग 8 को क्या मैं बेटा 2 की घात 3 लिख सकता हूं क्या? क्या 2 की घात 3 लिख दूं? ओके, तो जरा देखो ध्यान से, के का मान कितना आ गया, 2.303 अपॉन 40, 3 आगे आ जाएगा। लोग 2 का मान, ठीक है, इतना आ गया। इसको लोग 2 ही रख दो क्योंकि हमें पता है सूत्र में कट सकता है ये, इतना रख दो। ये के का मान आ गया, हमें के का मान निकाल लिया। किस में आएगा? प्रथम कोटि का समय इनवर्स, मिनट इनवर्स। अब यहां पर जरा देखो ध्यान से, अब हम टी हाफ का मान निकालेंगे। वेरी गुड, ठीक है, अब हम टी हाफ का मान याद करेंगे। चूंकि टी हाफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कितना होता है, 0.693 अपॉन के होता है, या क्या होता है, 2.303 इंटू log 2 होता है, बटे में के होता है। हाँ या ना? वेरी गुड पवन। 2 पॉइंट, भाई ये लिखो या वो लिखो, बात तो एक ही ना। अब मेरे को के का मान यहां रखना है, तो के का मान रखने पर, के का मान रखने पर जो फास्ट कर सके फास्ट कर लो, क्योंकि मैं भी दिमाग में कर लेता हूं लेकिन लिखना पड़ता है फिर भी, क्योंकि फिर कुछ बच्चे बोलेंगे समझ नहीं आया, तो उनकी भावनाओं को नहीं भड़काना चाहता मैं। ये रख दिया। अब के का मान कितना है, ये है, तो ये ऊपर वाला मान तो नीचे रखा जाएगा, नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या बोलो? तो यहां पर 2.303 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, log 2 नीचे आ गया, और ये 40 पलट के ऊपर चला गया। तो क्या यहां पर ये छम छम, ये छम छम, क्या बेटा 40 बटे 3, टी हाफ बराबर आ गया 40 बटे 3, 40 बटे 3, हाँ या ना? अब जरा देखो ध्यान से, भाग दो। यहां पे बहुत अच्छी बात सिखाऊंगा मैं, बिना फॉर्मूले से कैसे करते हैं। फॉर्मूला लगाना हर बार बिना फॉर्मूले से क्यों करना है बेटा आपको? जब फॉर्मूला पता है तो अच्छे से कर लो ना। देखो ध्यान से, अब यहां पर 40 में भाग लगाओ 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बच गया। तो 13 बार तो पूरी बार भाग गया। क्या यहां पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 13 सही 1/3, 13 सही 1/3, 13 बार तो पूरी बार भाग गया सर, ये मिनट में आया, लेकिन यहां पर ये तो 13 मिनट पूरे प्लस 1/3 मिनट, यही तो मतलब हुआ ना इसका, हाँ या ना? अब ये 1/3 मिनट, देखो वहां पे आंसर में देखो 13 मिनट तो पूरे आ गए, लेकिन ये 20 सेकंड कैसे आए ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, इसको 40/3 को 13 से 1/3 में कर दिया। कृष्ण मोहन मिश्रा बेटा, वेग निर्धारक पद वो होता है जो अभिक्रिया का सबसे धीमा पद होता है। 13.33 लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो, लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो नहीं कर पाओगे आप। देखो ये 13 मिनट, अब देखो ये 1/3 मिनट क्या होता है, ये क्या होता है ये? अब 1/3, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो यहां से
20 आ जाएगा, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया ना 13 मिनट 20 सेकंड। हाँ या ना? क्लियर हो गया? हाँ, वेरी गुड। 13 सही 1/3 और 13 मिनट ये अलग हो गया, और ये 1/3 मिनट 1/3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, खट से सोल्व कर दिया। हाँ या ना? ओके, तो 13 मिनट 20 सेकंड एग्जैक्ट आ गया। तो कैसे मैंने 20 सेकंड में कन्वर्ट किया ये पता चला, ऐसे हो गया। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। तो भाई यहां पर अपना आंसर मिल चुका है क्या? ये आ चुका है ऑप्शन नंबर 4, 13 सही 13 मिनट 20 सेकंड। डन डना डन डन, ये क्वेश्चन हो गया। सिंपल था क्वेश्चन, अरे सिंपल था क्वेश्चन। क्या हमें एक चीज समझ में आई? पहले हमने के का मान निकाला, फिर टी हाफ वाले सूत्र में लगा करके उसको जड़ दिया। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एक दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता 1 मोलर से 0.6 मोलर हो गई, घटने में 20 मिनट लगते हैं। मतलब वो घट करके 0.6 तक पहुंच चुके, इतने में 20 मिनट लगते हैं। ओके, और फिर सांद्रता को 0.6 से 0.36 तक घटने में कितना समय लगेगा? अच्छा, पहली बात तो क्या अभिक्रिया एक ही है? बेटा गौतम जी, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा ध्यान देना। हर एक क्वेश्चन को अगर मैं 10 बार समझाने बैठूंगा तो फिर कैसे पढ़ाऊंगा? हाँ, अब यहां पर अरे 13 सही एक बिंदु, क्लास 10 तक बेटा आपने भिन्नात्मक संख्या ही नहीं पढ़ी क्या? सही में कैसे लिखते हैं? 13 सही 1/3, 13 सही 1/3, ये 13 प्लस 1/3, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो तो 13 मिनट पूरे और 1/3 मिनट अलग। 1/3 मिनट का मतलब 60 से गुणा कर दो, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 टुकड़ों में कर दो, तो जो इससे मान आएगा ना वही मान इससे आएगा, जो मान इससे आएगा ना वही मान इससे आएगा। अब यहां पे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक अभिक्रिया है, उसमें ये बोल रहा है कि 20 मिनट में 1 मोलर से क्रियाकारक 0.6 मोलर रह गया, 1 मोलर से 0.6 मोलर रह गया। ठीक है, ओके, फिर कुछ टाइम बाद 0.6 से 0.36 रह गया, तो बाद में कितना टाइम लगा ये पूछ रहा है। अभिक्रिया तो एक ही थी, के का मान तो दोनों में सेम ही होगा, हाँ या ना? तो एक से के का मान रखेंगे, निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे। क्या बोल रहा हूं? हमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी log ए नोट अपॉन ए टी। क्या बोल रहा हूं? 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार के का मान निकालेंगे, फिर उससे दूसरे बार में मान रखेंगे। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहां पर फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, प्रारंभिक सांद्रता मेरे लिए ये हो जाएगी ए नोट कितनी हो गई? 1 मोल पर लीटर। हाँ जी, 0.6 रह चुकी है, घट करके इतनी हो चुकी, तो ये ए नोट माइनस एक्स आ गया, ए नोट माइनस एक्स आ गया, 0.6 मोल पर लीटर। कितने समय में? टी बराबर 20 मिनट में। हाँ जी, तो इन तीनों की बदौलत मैं क्या के का मान निकाल लूं? तो के बराबर, देखो डायरेक्ट मान रखूंगा मैं इस बार, है ना, 2.303 अपॉन टी 20 मिनट लोग प्रारंभिक सांद्रता अपॉन बची सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता 1, बची हुई सांद्रता 0.6। यस और नो? अरे यस और नो? यस, यस और नो? यस। क्लियर हो गया? क्या जो के का मान इसके लिए, क्या वही के का मान दूसरी अभिक्रिया के लिए भी होगा? क्योंकि अभिक्रिया तो एक ही है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक सांद्रता परिवर्तन पे डिपेंड नहीं करता, वो तो ताप पे डिपेंड करता है या वेग उत्प्रेरक पे डिपेंड करता है, सांद्रता पे थोड़ी डिपेंड करता है ये के का मान, है ना?
तो अभिक्रिया तो एक ही है, तो उसके लिए के का मान तो सेम ही रहेगा। तो ये पहली समीकरण आ गई। यहां से के का मान निकाल लिया, इतना ही रहने दो, उसको क्यों दिक्कत दे रहे हैं इसको। अब केस 2, फिर अब हमारे लिए प्रारंभिक सांद्रता इतनी रह गई 0.6। ठीक है, यहां पर ओके, यहां पर अगर हम इसको डील करें, यहां पर अगर हम इसको डील करें, और इसका एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, है ना, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा दूंगा, उससे भी हो जाएगा। लेकिन बट ये करो अभी, तो इससे करो, आराम से हो जाएगा, बना कंफ्यूजिंग हो जाओ। कितने फॉर्मूले याद करोगे, एक चीज से सारी चीज निकल जाएगी। हाँ जी, केस सेकंड। अब प्रारंभिक सांद्रता मेरी कितनी ले ली मैंने, 0.6, और घट करके कितनी रह गई वो, A0 माइनस एक्स 0.36 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब इसका टाइम ज्ञात करना है, के तो दोनों के लिए सेम ही है, हाँ या ना। तो के बराबर 2.303 अपॉन टी, वो टाइम पता नहीं है, लोग प्रारंभिक सांद्रता 0.6, बची हुई सांद्रता 0.36। ओके, इसको सोल्व करो बस, मान निकल जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद दो अंक, 2 0 ऊपर लगा दिया, 1 0 नीचे लगा दिया, तो 1 0 से 1 0 छम छम, तो ऊपर हो गया 60, नीचे रह गया 36, तो ये कट गया 6 बार, तो 10/6 बच गया यहाँ पर। के बराबर यहाँ पर कितना बच गया बेटा, 2.303 अपॉन टी लोग 10/6। हाँ जी, और यहां पर भी इसको आप क्या लिख सकते हो, दशमलव हटा करके 10/6। तो समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही, क्या वो भी के का मान, ये भी के का मान। तो यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो टी बराबर, अगर ये भी के है वो भी के है, के कब बराबर आएगा, जब टी का मान 20 रहेगा। समीकरण 1 व 2 से एवं 2 से टी बराबर कितना, 20 मिनट ही आएगा। अरे इन दोनों को बराबर कर दोगे ना, तो सब कट कुटा के टी का मान 20 के बराबर आ जाएगा। 20 मिनट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, हाँ या ना। ओके, तो यहां पर ये इससे इसमें गई और फिर इससे इसमें गई, तो के का तो दोनों का मान सेम ही रहा। ठीक है, और यहां सोल्व करके हमने टी बराबर निकाल लिया 20 मिनट, 20 मिनट के बराबर। ये क्वेश्चन समझ में आया। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए एक ही जैसा फॉर्मूला लग रहा है, कोई फर्क नहीं लग रहा है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, मामला एकदम सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। ठीक है, 75% क्रियाकारक खत्म हो गया। ठीक है, तो एक ए मान लेना आप 100 और A0 माइनस एक्स हो जाएगा 25, और टाइम दे रखा है, के का मान निकाल लेना। 50% पूर्ण होगा, मतलब टी हाफ वाले फॉर्मूले में के का मान रख करके निपट जाने ना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। पहले के का मान निकालना, 50% बोल रहा है मतलब अर्धायु काल वाले सूत्र में मान रख देना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 99% पूर्ण हो जाती है, तो 99.99% पूर्ण होने में 99.9% कब पूर्ण होगी, ये भी आपके लिए होमवर्क। सिंपल है, मैं करवा चुका हूं पहले ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो पहले के का मान निकालना, फिर रख देना, टाइम आ जाएगा अगली बार। ओके, ये वाला कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। निम्न में से कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है।
अब प्रथम कोटि में जो जो सूत्र पढ़े थे एक बार वो दिमाग में तरोताजा कर लो तो काम हो जाएगा। बस क्या हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में माइनस डी अपॉन डी टी बराबर में के ए की पावर 1 पढ़ा था। फिर मैंने आपको एक पढ़ाया था लोग ए टी माइनस लोग ए नोट, ठीक है, बराबर में माइनस के टी, बराबर में माइनस के टी, ये पढ़ाया था। लोग ए टी माइनस ए नोट बराबर में माइनस के टी। ओके, तो इसको बेटा जरा देखो ध्यान से, यहां पर लोग ए टी बराबर, फिर मैंने आपको बताया था लोग ए नोट माइनस के टी। ये ग्राफ हमने बनाया था, ये वाला ग्राफ। तो देखो ध्यान से, उन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें पूछ रहा है। ये a माइनस एक्स क्या था, पर हमने तो ए टी लिखा था, तो सर ए टी वही तो था, टी समय बाद बची हुई सांद्रता, टी समय पर सांद्रता। याद है हमने जब अभिक्रिया करी थी तो टी बराबर 0 पर ए, फिर टी बराबर टी सेकंड पर a माइनस एक्स। तो यहां पर चाहो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना बेटा, लोग a माइनस एक्स, ठीक है, लोग a माइनस एक्स। अच्छा अपन ने एलन में लिखा था, एलन में लिखा था, गोट इट गोट इट गोट इट गोट इट। इसको भी मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, करेक्शन करना चाहूंगा, करेक्शन करना चाहूंगा, करेक्शन करना चाहूंगा। यहां पर हमने लिखा था एलन में, एलन में बहुत फर्क हो जाएगा उन दोनों का, एलन एलन। तो अगर मैं इसको यहां पे देखो ध्यान से, ये लोग में दे रखा है तो कोई बात नहीं, हमने इसको एलन में लिख दिया। एलन a माइनस एक्स बराबर में एलन a माइनस के टी, ये हम जानते हैं। अब इसने लोग में दे रखा है तो ग्राफ तो सबको पता है कि सर देखो y अक्ष पर तो ये है, यहां पे लोग है, वहां एलन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की देखो y बराबर, अगर मैं आपको बताऊं तो ये ग्राफ ऐसा ही है, y बराबर c माइनस एम एक्स। तो ग्राफ का आंसर तो ऑप्शन नंबर एक ही होगा, सबको आपको लग भी रहा होगा। ओके, ये तो होगा नहीं। ओके, इन दोनों में से तो ये ग्राफ फिक्स हो गया, एक तो फिक्स हो गया। अब यहां पे फिर भी देखो ध्यान से कि सर ये एलन को लोग में कैसे कन्वर्ट करें। यहां पर बेटा आपको मैं एक बात और बता देता हूं, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर एलन है तो उसको लोग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो एलन और लोग ई में, लोग बेस 10 में क्या संबंध होता है, एलन बराबर होता है 2.303 लोग बेस 10 के बराबर। क्या मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर मैं इस एलन को लोग में कन्वर्ट करना चाहूंगा मेरे पास एलन a माइनस एक्स बराबर में एलन a माइनस के टी है, और मैंने आपको पढ़ाया है एलन x बराबर होता है 2.303 लोग बेस 10 x। हाँ या ना। तो बस एलन की जगह यहां पे लोग लोग लिख दो, ये आ जाएगा 2.303 लोग में, अब बेस 10 हो गया a माइनस एक्स बरोबर, ठीक है। और यहां पर भी ये 2.303 लोग a माइनस के टी। अब मुझे सिर्फ इधर लोग चाहिए, 2.303 नहीं चाहिए, तो देखो इसका भी जुगाड़, भाग लगा दो, 2.303 का भाग लगा दो। ओके, अब मैं भाग लगाऊंगा तो सिंपल सा लोग बेस 10 a माइनस एक्स, इसको बटे में भेजूंगा तो इसके बटे में आएगा तो कट जाएगा, लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पर लोग a और ये k अपॉन 2.303 गुणा t, ये हमारे पास समीकरण है। तो ऐसे लिखो, वैसे लिखो, कैसे भी लिखो, सब एक ही तरह से निकल के आती है।
सब एक ही जगह से निकल कर आई है बेटा ये। ओके, तो हमने ये पढ़ा और हम ये जानते हैं कि एलन और लॉग को आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पेपर में बस आपको दिमाग लगाना है, लॉजिक समझना है, रटना नहीं है, लॉजिक समझना है, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो यहां पर वो लोग a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ दे रखा है, आंसर तो आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले इस ग्राफ की ढाल क्या है, तो फिर मैंने अभी जो पूरा करवाया वो काम आएगा। अगर आपसे पूछ ले इस ग्राफ की ढाल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस ग्राफ की ढाल क्या है? इस ग्राफ की ढाल क्या है? ढाल माइनस के। सोनम बेटा टी तो ग्राफ है ना। हाँ जरा देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ है लोग a माइनस एक्स और t के बीच में है, और जरा देखो ध्यान से लोग a माइनस एक्स वाई अक्ष पर है, फिर यहां पर ये हमारे पास c हो गया, और अगर यहां पे y बराबर mx प्लस एक्स, y बराबर c प्लस mx से कंपेयर करूं तो यहां पर m की जगह क्या है? ये वाला मान है, ये वाला मान है, ये t x अक्ष का काम करेगा। अंशुल बेटा नहीं, वही तो बात है। 1 से 1 टू 0.6, 1 टू 0.6 हो गया, वो 1 से 0.6 हो जाता है तो समय हो। हाँ जी समझ में आया? y अक्ष, ये अंतखंड, m की जगह कौन है? -2.302 माइनस के अपॉन 2.303, इसका ढाल है माइनस के अपॉन 2.303, माइनस के अपॉन गिस्सू, वेरी गुड बेटा, माइनस के अपॉन 2.303। बेटा टी तो यार एक्स अक्ष पे आ गया ना। ये 1 अपॉन टी के बीच में ना बेटा, तो इनके बीच में तो संबंध ही ये होता है। 1 अपॉन टी कहां से लेके आएगा? 1 अपॉन टी कहां से लेके आएगा? उनके बीच में तो संबंध होता ही नहीं है ना। ठीक है, हाँ वेरी गुड बेटा, ओके। अरे अगर आप माइनस लगा दोगे तो भी ढाल तो वही आएगी, नेगेटिव। बेटा नीचे की तरफ है ना ग्राफ, नीचे की तरफ आ रहा है तो ढाल नेगेटिव ही आती है। ओके, अब इस वाले ग्राफ पर आओ, इस वाले ग्राफ पर आओ। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। क्या प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है? ना, तो ये भी हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। ओके ओके, हाँ क्या समझ में आया? थर्ड भी सही है ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है थर्ड, तो डी आ जाएगा करेक्ट। समझ आया? फील आया? टी हाफ प्रथम प्राथमिक सांद्रता के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। अरे अंशुल भाई उस क्वेश्चन में जरा देख ध्यान से, कहा गया वो क्वेश्चन? सर के मतलब सांद्रता 1 से 0.6 घट गई तो इतना मिनट लगता है, मतलब 1 से घट करके 0.6 हो चुकी है तो उसमें इतना समय लगा। 1 से टोटल 1 थी पहले, घटते 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 0.6 रह गई। आपके पास टोटल 10 बिस्किट थे, घटते घटते 6 रह गए, 6 बिस्कुट रहे, इतना टाइम लगा 20 मिनट। ओके, ये वाला हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। समझना, फिर समझना, अच्छे से समझना, सारी बातें क्लियर होगी। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फिर मजा आ गया। प्रथम कोटि के सूत्र लगेंगे। 100 मिनट पश्चात ए के 75 ग्राम विघटित होते हैं जब प्रारंभ में 100 ग्राम लिए गए हो। मतलब स्टार्टिंग में 100 ग्राम था, घट के 75 ग्राम विघटित हो गए, खत्म हो गए। पहले 100 था, 75 ग्राम चले गए, तो बचे कितने? आपके पास 100 पेन थे, 75 पेन खत्म हो गए, तो 25 बचे ना 100 मिनट में।
तो के का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब आवश्यक समय ज्ञात करो जब प्रारंभिक मात्रा 200 हो और 250 ग्राम घट गया हो। तो बहुत सिंपल है, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क। भाई पहले से के का मान निकालना, दूसरे में रखना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। टाइम दे रखा है, प्रारंभिक, अच्छा यहां पे भार दे रखा है। सुनो 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 सुनो, सर हम तो सूत्र में सांद्रता रखते हैं, भार का क्या करें? जो हमने सूत्र पढ़ा है वो सांद्रता पढ़ा हुआ है, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन बची हुई सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन बची हुई सांद्रता। सांद्रता कैसे निकालते हैं? सांद्रता निकालने का सूत्र है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। सांद्रता कैसे निकालते हैं? विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन। एक ही पात्र है तो आयतन वायतन तो सेम ही रहेगा, और यहां पर क्रियाकारक एक ही है बेटा, तो उसका अणुभार जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। तो आप ग्राम में भार, ग्राम में मात्रा भी रख सकते हो। जहां हम सांद्रता रख रहे हैं ना, उस जगह पर आप प्रारंभिक मात्रा बटे बची हुई मात्रा ऐसे भी कर सकते हो। तो प्रारंभ में कितना ग्राम था, बाद में कितना बचा, तो भार में भी रख सकते हो, सांद्रता में भी रख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर कर दूं मैं, सांद्रता में भी रख सकते हो और भार में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये हो गया आपके लिए होमवर्क। ये वाला, ये भी आपके लिए होमवर्क। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% पूर्ण हो गई 4 घंटे में, तो 87.5% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? सेम एक जैसे क्वेश्चन आया देखो एम्स में है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी जरा देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कौन से फॉर्मूले लगेंगे? मेरे को सर क्वेश्चन देखते ही ये पता लग जाए ना कौन से फॉर्मूले लगेंगे, मेरे अंदर एकदम जोश आ जाता है। रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिविटी पे चली गई बात। फर्स्ट ऑर्डर, रेडियो सक्रिय का अर्धायु काल, एक रेडियो आइसोटोप है बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है C14 कार्बन 14, जिसका अर्धायु काल दे रखा है, मुझे दे रखा है T12, कितना? 5730 वर्ष, मतलब 5730 वर्ष इसका क्या दे रखा है मेरे को? अर्धायु काल। तो T12 से क्या मैं K का मान निकाल लूंगा? भाई मैं T12 बराबर जानता हूं ना, मैं जानता हूं भैया ये हो गया मेरे पास 5730 बराबर 0.693 अपॉन K। मैं यहां से K का मान निकाल लूंगा। फिर क्या पूछ रहा है ये कि नमूना 25% शेष रहे तो क्या समय लगेगा? मान लेंगे प्रारंभ में 100 था, बाद में 25 रह गया, K का मान दे रखा है, टाइम निकाल लेंगे। सिंपल है। अरे कर सकते हो, एक बार मेरे को बता दो, कर लोगे इस क्वेश्चन को? क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप? क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो? आराम से कर लोगे ना बेटा, बहुत इजी है। यहां से K का मान निकालना, दूसरे में रख देना। नहीं, अरे कुछ तो करो यार। नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, वहां पेपर में तो खुद को ही करना पड़ेगा। यहां पे K का मान निकाल लिया आपने, K का मान निकाल लिया, K का मान निकाल लिया 0.693 अपॉन में 5730। और जरा देखो ध्यान से, इसको ऐसे मत रखो, काटने में दिक्कत आएगी। इसको ऐसे मत रखो, काटने में दिक्कत आएगी। आप इसको, मैं जैसे करता हूं ना, मैं कैसे लिखता हूं इसको? 2.303 इंटू log 2 लिख दो, बटे में 5730। अच्छा, K का मात्रक क्या आएगा? K का मात्रक क्या आएगा? समय किसमें? वर्ष में। तो मात्रक क्या आएगा? मात्रक क्या आएगा इसका? वर्ष इनवर्स, वर्ष इनवर्स। ठीक है, K का मान ईयर इनवर्स। वेरी गुड बेटा। तो अब आप
इस k का मान जो हम सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं ना इसमें k बराबर 2.303, देखो वहां पे भी कट जाएगा, फिर यहाँ पे t टाइम ज्ञात करना है, लोग प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लो, 25% शेष रह गया मतलब 25, ठीक है, तो ये 4 हो गया, 4 मतलब 2 log 2, इसका मान रख दूं मैं इस तरफ, देखो ध्यान से 2.303 गुणा log 2 अपोन में 5730 बराबर में 2.303 अपोन में t, ये log 4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 log 2, 2 log 2, ठीक है, तो log 2 से log 2 छम छम, ये छम छम, तो 2 गुना कर दो, खत्म आंसर। t बराबर 2 गुना 5730, तो 5730 57 कितना होता है 114 60, हाँ 114 वर्ष आंसर। ठीक है सन्नी, क्लियर हो गया, बी हो गया, स्टार्ट होने से पहले ही खत्म। ये वाला क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे, इस वाले को थोड़ा बाद में ट्राई करेंगे, इस वाले को बाद में ट्राई करेंगे, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं। हाँ जी, ये वाला भी क्वेश्चन आराम ही, सिंपल ही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रारंभिक सांद्रता 10 मोल दे रखी है, 80% क्रियाकारक उत्पाद में बदल गया, मतलब पहले 10 मोल थे, 80% कन्वर्ट हो गए 8 मोल उत्पाद में, 2 बच गए, ठीक है। यदि समान अभिक्रिया समान ही समय में, सेम रिएक्शन है, सेम टाइम है, सेम अभिक्रिया सेम टाइम है, ओके, प्रारंभिक सांद्रता 5 मोल है, की जाए तो प्रतिशत मात्रा कितनी है जो उत्पाद में कन्वर्ट होगी। बहुत सिंपल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कर लोगे आप, ओके। तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, अब पढ़ लेते हैं। तो आई होप प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी पर हो, चाहे वो समस्थानिक वाले पर हो, चाहे नॉर्मल कोई दे, घबराना नहीं है। बस आपको ये देखना है कि क्या दे रखा है, मैं इससे क्या ज्ञात करूं, फिर मेरे को क्या ज्ञात करना है, बस। इसके अलावा और कोई भी आपको डरने की बात नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत ही एकदम क्लियर है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, कुछ चीजें मैं आपको और लिखवाना चाहता हूं इसमें। हाँ, जैसे कि हेडिंग डाल लो, वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोटि, वियोजन की मात्रा या कोटि। ये वो कोटि नहीं है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा, जो हमने याद करो विलियन वाले चैप्टर में भी देखा था। देखो, सपोज करो, मान लो मेरे पास ए क्रियाकारक, लिखना कुछ नहीं है अभी, बस हेडिंग के अलावा, ए क्रियाकारक के उत्पाद है, इसके सपोज करो 5 मोल मैंने लिए, 5 मोल से सपोज करो इसके 2 मोल प्राप्त हुए, तो 1 मोल से कितना प्राप्त होएगा, 5 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 2/5, बस यही है। 1 मोल से वियोजित मोलों की संख्या, 1 मोल से वियोजित मोलों की संख्या ही वियोजन की मात्रा कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल अभिकारक से वियोजित होने वाले मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, वियोजन की मात्रा कहलाती है। 5 मोल थे, 5 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं सपोज करो, तो 1 मोल से कितना बनेगा 2/5, ठीक है, यही क्या है, इसकी वियोजन की मात्रा है। तो लिखिए वियोजन की मात्रा क्या होती है, 1 मोल अभिकारक से 1 मोल अभिकारक या क्रियाकारक, एक ही बात होती है भाई, वरना बहुत सौ के दिमाग में अभी भी ये डाउट चल रहा होगा। 1 मोल अभिकारक या क्रियाकारक से
वियोजित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वियोजन की कोटि कहलाती है। कि कोटि अल्फा कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अब लिखो आप, ए से बनाया हमने कोई उत्पाद, ठीक, t बराबर 0 सेकेंड पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता मैंने मान ली बेटा ए नोट, ये प्रारंभिक सांद्रता है, ये बना ही नहीं तो 0, या प्रारंभिक मोल मान लो, ठीक है, इतने इसके मोल है, ठीक है, खुश, मैंने ए नोट मोल मान लिया, ठीक है, अगर आयतन से भाग नहीं लगाऊंगा तो मोल ही है तो, ओके, ये मेरे पास सपोज करो इसके इतने मोल है। अब t बराबर t सेकेंड पर सपोज करो ए नोट में से x मोल निकल गए, तो इसके कितने मोल बन गए, x मोल बन गए, इतने मोल इसके बच गए, उसके x मोल बन गए। तो ए नोट में से कितने मोल निकल गए, x, तो एक में से कितना निकला, x बटे ए नोट, चूंकि ए नोट मोल में से वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित मोलों की संख्या, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, सिंपल चीज है। ए नोट मोल से वियोजित मोलों की संख्या कितनी है, x, तो एक से एक मोल से वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित मोलों की संख्या, x अपॉन ए नोट, यही है आपके पास क्या यहां पर वियोजन की मात्रा। पहले लिख लो इतना, ओके, तो वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन ए नोट, ये उत्पाद में परिवर्तित मोल अपॉन प्रारंभिक मोल, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, आपको कुछ बातें यहां पर, और देखो जो मोल है ना उस हिसाब से सांद्रता बदल जाएगी, क्योंकि है तो एक ही पात्र ना, अभिक्रिया तो एक ही पात्र में हो रही होगी ना, ऐसा तो नहीं है ना आधी अभिक्रिया एक पात्र में फिर आधी अभिक्रिया दूसरे पात्र में करवाते हैं, नहीं, हम जो अभिक्रिया करवाते हैं वो एक ही पात्र में करवाते हैं। तो यहां पर सांद्रता लो या मोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगली बात, इसको क्यों बताया, क्या जरूरत पड़ रही थी, जरा देखो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे इजाद करना चाहेंगे और हमारे काम आएगा, और उससे भी चीजें हम आसानी से समझ लेंगे। देखो, चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया से हम प्रथम कोटि अभिक्रिया में एक समीकरण पढ़े थे बेटा, विल्हेमी समीकरण, विल्हेमी समीकरण। क्या होती थी विल्हेमी समीकरण, विल्हेमी समीकरण होती थी सर AT बराबर ए नोट ई की पावर माइनस KT, होता था कि नहीं होता था। AT क्या होता था, T समय पे सांद्रता, ओके, T समय पे सांद्रता, और यहां पर ए नोट क्या था, प्रारंभिक सांद्रता, ओके, या फिर मोल ले लो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला कि सांद्रता लो मोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर यहाँ सांद्रता लिखूंगा तो क्रियाकारक के मोल बटे विलयन का आयतन, क्रियाकारक के मोल बटे विलयन का आयतन छम छम कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ जी। तो अब यहां पर क्या मैं AT की जगह T समय पर जो ये मोल है वो लिख सकता हूं भाई, A0 माइनस x लिख सकता हूं, और यहां पे प्रारंभिक कितने थे। ओके, तो यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा A0 माइनस x, यहां पर भी A0 है और e की पावर माइनस KT है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो अगर मैं यहां पे जरा देखूं ध्यान से, मैं A0 को इधर लेके आ जाऊं ताकि कॉमन ओमन आ जाएगा, इसको उधर भेज दूं। A0 को इधर लिया, 1 माइनस e की पावर माइनस KT हो गया, x उधर भाग गया, 2 स्टेप एक साथ कर दी मैंने। उसको इधर लाया, माइनस का हुआ, A0 कॉमन ले लिया, 1 माइनस e की पावर माइनस KT हो गया। हो गया, इसको बटे में भेज देंगे, x अपॉन A0 हो जाएगा। ठीक है, तो A0 सॉरी 1 माइनस e की पावर माइनस KT बराबर हो जाएगा x अपॉन A0, जो कि क्या होता है एल्फा। तो 1 माइनस e की पावर माइनस KT एल्फा का एक सूत्र हो गया। तो यहां से x अपॉन A0 क्या था, एल्फा था। तो एल्फा बराबर क्या हो गया बेटा, 1 माइनस e की पावर माइनस KT। ये प्रथम कोटि की समीकरण के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक संबंध, ये भी ध्यान रखें। हाँ जी, एल्फा बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस KT। एल्फा वियोजन की मात्रा, के वेग स्थिरांक, ओके, और यहाँ पे T टाइम है ही सही, और ये माइनस है, यहाँ पे E चरघातांकी फलन है। ये क्लियर हो गया, तो ये हमने निकाल लिया। ओके, अब ये हमने कर लिया, मतलब ये क्या है, वियोजन की मात्रा है जो क्रियाकारक में से निकलती जा रही है। हाँ या ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आया? ओके, अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे जरा देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, सुनिएगा जरा गौर करके इस क्वेश्चन को। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, इसमें 2 केस इन्होंने ले रखे हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। हमने प्रारंभिक सांद्रता ली 10 मोल प्रति लीटर, मैंने 10 मोल लिए 1 लीटर में, मतलब मैंने 10 मोल लिए शुरुआत में। ओके, ये शुरुआत में, और नीचे शुरुआत में कितने लिए, 5 मोल लिए। देखो 5 मोल प्रति लीटर लिए। ओके, अब 80% परिवर्तित हो जाती है, यह 80% उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। तो 10 मोल से 8 मोल बन गए इस हिसाब से इसके। ओके, वो है T समय, वो है T समय। हाँ या ना? समझना मेरी बात को, क्वेश्चन को समझना बेटा, बहुत आसान है, देखते हैं आंसर, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि 10 मोल थे, T समय में इसके 8 मोल बने। अब वही अभिक्रिया है, उतना ही टाइम लग रहा है, T समय है, तो उत्पाद कितना बनेगा, कितना क्रियाकारक उत्पाद में जाएगा? तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो ध्यान से, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता अगर हम देखें
यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, देखो यहां पर 10 मोल से उत्पाद बने, उतने ही टाइम में यहां पर ये वियोजित हो रहा है। इसके सपोज करो 10 मोल में से 10 मोल हमने लिए स्टार्टिंग में से, 10 मोल स्टार्टिंग में थे, वियोजित हो गए टी टाइम में, और उतने ही टाइम में इसके कितने वियोजित होंगे ये हमसे पूछ रहा है। समझना मेरी बात को, उसमें इतने वियोजित हुए, इससे उसके कितनी मात्रा वियोजित होगी, तो सेम ही मात्रा वियोजित होगी, सेम ही मात्रा वियोजित होगी, क्योंकि टाइम भी सेम है। तो अगर हम यहां पे बात करें अल्फा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर एक ही अभिक्रिया है, बस उसमें दो अलग अलग केस ले रखे हैं। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर ले रखी, 80% खत्म हो जाती। यदि समान अभिक्रिया, मतलब के भी समान है दोनों का, इसका जो के है वही के इसका है, हाँ है, समान समय, के समान टी समान, तो क्या दोनों के वियोजन की मात्रा समान? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें दोनों बार के एवं टी समान है, मतलब समान क्या, नियत है, नियत है, तो वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा भी समान रहेगी, समान रहेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर इसके प्रारंभ में 10 मोल थे तो टी समय में 80% वियोजित हो रहा है, तो 5 मोल लेंगे उतने ही समय में, तो ये भी इसका 80% ही वियोजित होगा और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो गया। क्या समझ में आया बेटा? क्या क्वेश्चन समझ में आया मेरे? एक बार बोल दो यस और नो, एक बार यस और नो बोल दो कमेंट बॉक्स में। क्लियर? हाँ या ना? क्या ये समझ में आया? मैंने आपको यहां पे बोला कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और यहां पर के और टी दोनों कांस्टेंट है, तो क्या अल्फा का मान दोनों बार सेम आएगा, सेम वियोजित होएगा। यहां पे सांद्रता वाला टर्म है क्या कहीं पे? नहीं है सर, सांद्रता तो है ही नहीं। प्रथम कोटि के लिए अगर हम देखें, यहाँ पे वियोजन की मात्रा सांद्रता पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, भैया प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, कोनो फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, कितनी भी लो, अगर के सेम है टी सेम है तो इसका मान तो सेम ही आएगा, वियोजन तो समान ही होएगा, मतलब समान उसमें उत्पाद में कन्वर्ट होएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप मैं अपनी बातों को समझा पाया आपको। क्लियर है? अगर के अलग होता, दो अलग अलग अभिक्रियाएं होती, तो फिर हम कुछ सोच रहे होते, सोचने की जरूरत ही नहीं है। डन। अब वियोजन की मात्रा हो गया, ये क्लियर हो गया, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब हम पढ़ते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, उनको जरूर कीजिएगा। सेकंड, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 2 होती है, वे अभिक्रियाएं लिखिएगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, किसी को छूटा तो नहीं है? नहीं छूटना चाहिए, ओके। हाँ, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 होती है, जिसकी कोटि 2 हो। एक क्रिया कारक है, यहां पर सपोज करो कुछ उत्पाद बना रहा है,
अगर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो उसके लिए दर कैसे लिखी जाएगी? वेग स्थिरांक a की घात 2। अगर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो ठीक है, यहां पर 2 क्या है? कोटि। अब सर ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया दिखाते हैं? कुछ उदाहरण हैं, ध्यान रख लेना, याद हो जाए तो ठीक है। अभी मैं लिखवाऊंगा, इतना नोट कर लो। जैसे कि उदाहरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, ऐसे कौन कौन से रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कुछ है, जैसे कि एस्टर का साबुनीकरण। जब हम साबुन बनाते हैं ना बेटा, तो एस्टर लेते हैं, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण था, छद्म प्रथम कोटि। लेकिन अगर उसी एस्टर का अम्लीय माध्यम की बजाय क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करा दो तो वो SN2 का उदाहरण है। तो यहां पर पहला उदाहरण एस्टर का क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन याद रह जाए तो याद रख लेना। क्षारीय जल अपघटन जिसको बोलते हैं साबुनीकरण, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। उदाहरण ऑर्गेनिक में बहुत सी मिलेगी तुम्हें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वो क्या नाम है उसका, डार्जन अभिक्रिया, फिनकेल्स्टीन अभिक्रिया, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ही होती है, ठीक है। एस्टर का यहाँ पे देखो, एस्टर ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, एस्टर लिया, इसको हम क्षार के साथ अभिकृत करवाते हैं। क्षार बोले तो NaOH। जब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे बेटा तो यहाँ अम्ल बनने की बजाय अम्ल का सोडियम लवण बन जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है, लेकिन यहाँ पे Na आ जाएगा और वहां पर एल्कोहली बन जाएगा, C2H5OH। ये लिख लें, ये है आपके पास एस्टर, ये है आपके पास क्षार, ये बन गया आपके पास सोडियम एसीटेट, और ये बन गया आपके पास एथिल एल्कोहल। हाँ जी, सिंपल है, अब तो सब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन, ये एक SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। HI का बनना और HI का टूटना भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये लिख लो। नोट्स बढ़िया बढ़िया बनाना बेटा, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, क्योंकि अच्छे अच्छे नोट्स बनेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, सेकेंड HI का बनना, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, यह भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और HI का टूटना भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर यही अभिक्रिया गोल्ड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो जाए तो फिर वो था SN1, वो था आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। पढ़ाया था मैंने आपको कि HI का वियोजन सोने की सतह पर, गोल्ड की सरफेस पर, तो वो फिर फर्स्ट ऑर्डर होता है। HI का टूटना, HI का बनना, HI का वियोजन, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, याद रख लेना। एक और लास्ट, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 का वियोजन। NO2 बेटा जब टूटती है तो यहां पे क्या देती है, एक तो देती है NO और एक देती है O2। इसको बैलेंस किया जाए, यहां 2 लगा दो, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, ये हो गए। ये कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो SN2 क्रियाविधि से, SN2 क्या यार, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है ये कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर। ये सेकेंड ऑर्डर का याद रह जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बताओ निम्न में से कौन सेकेंड ऑर्डर की है, तो याद रह गया तो डायरेक्ट टिक कर दोगे ना, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई अवकलित समाकलित समीकरण लिखेंगे
और बहुत आराम से सारी चीजों को कवर करेंगे। हो गया? अब आगे, अब लिखो अवकलित समीकरण। अवकलित समीकरण, अवकलित समीकरण सेकंड ऑर्डर के लिए वही अवकलित। अब तो आप खुद समझदार हैं कि सर क्या करवाएंगे, सर एक लेंगे यहाँ ए और यहाँ लिखेंगे उत्पाद, हाँ या ना, बोलो, बोल दो। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि t बराबर 0 पर जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता है ए नोट, इसको ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या मान ली मैंने, ए मान ली, ये बनाई नहीं, 0 मान ली, ठीक है। और t बराबर t सेकंड पर जो सांद्रता है वो क्या मानते हैं अपन, AT मान लो, ठीक है, वो हो गई। अब जब अभिक्रिया होगी तो A में से कुछ मात्रा निकलेगी, तो A में से X मात्रा निकल गई, तो इधर X बन गया। ओके, तो अब हमें यहां पे क्या करना है, वही इसका अगर हम दर लिखें, दर, तो दर, अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, हम मान के चल रहे हैं कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि हम उसी के अंदर लिख रहे हैं बेटा, ठीक है, ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। दर कैसे आएगी, के ए की घात 2, क्रियाकारक की घात 2 आ जाएगी। अब क्या दर को मैं इनके रूप में लिख सकता हूं, ए के विलुप्त होने की दर माइनस डी ए बाई डी टी बरोबर के ए की घात 2। यही क्या है, इसका अवकलित समीकरण है। कोई ऐसा बड़ा चीज तो नहीं लगा आपको, सिंपल सी चीज है जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का अवकलित रूप है। अब यहां पे दो चीजें आपके सामने आती है, आप यहां पे चीजों को किस तरीके से देखते हैं। यहां पे बेटा मैं 2 ग्राफ बताता हूं आपको। अब यहां पे थोड़े से आपके कमेंट की जरूरत पड़ेगी। ना बेटा ये सेकंड ऑर्डर है बेटा प्रिया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर आपकी जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे जरूरत ये, क्या दर, चैप्टर आएगा ना, आएगा, सुन तो लो, दर क्या ए स्क्वायर के समानुपाती है, क्या दर ए स्क्वायर के समानुपाती है, क्या दर ए स्क्वायर के समानुपाती है। मंजित कुमार बेटा अगर आप डाउट ही पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप पूछते नहीं हो मुझसे, तो कुछ और ही पूछते हो कि सर आप जीएफ से मिलने गए थे क्या, सर आपकी शादी हो गई क्या, सर आप ये बताओ ना, ठीक है, तो उनसे फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। हाँ जी, क्या यहाँ पे दर ए स्क्वायर के समानुपाती है। अगर मैं यहाँ पर, आपने ये पढ़ा है वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x पढ़ा है किसी ने, वाई स्क्वायर बराबर 4x पूछा है, पापा बोला नहीं है पर बोला, ठीक है। ये क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो यहां पे ये दर है, x को मान लो x, और यहां पर ये है वाई स्क्वायर। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, x और यहां पर क्या ये पैराबोला है। सर जो परसों पढ़ाया है वो कवर नहीं हुआ है, तो बेटा यार 2 बजे वाली क्लास के लिए मैंने बोला तो था, यहां पर वाई स्क्वायर बराबर, क्या ये उसी तरह का क्या है कि यार यहां पर ये तो 1 है लेकिन इसकी घात 2 है, हाँ या ना। x का कुछ भी मान डालो, y का मान धनात्मक ही निकल कर आएगा, ठीक है, ओके, इस तरह का ये है। आप कोटा कब आओगे, तो कोटा में है क्या, नहीं आऊंगा मैं तो फिर तो, ठीक है, अरे बोलो, देखो ध्यान से, वेरी गुड पैराबोला है, हाँ। अब यहां पे अगर हम देखें, हटा दूं मैं इसको, हटा दूं, ठीक है,
हाँ जी, कैसा ग्राफ बनेगा? दो ग्राफ मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। अगर मैं दर और ए की सांद्रता के बीच में ग्राफ बनाऊं बेटा, दर और ए के बीच में ग्राफ बनाऊं, सॉरी, दर और क्रियाकारक की सांद्रता के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो यहां पर आप ए का कुछ भी मान रखो, उसका स्क्वायर होके पॉजिटिव आ जाएगा। देखो, वाई अक्ष पर दर ले ली और एक्स अक्ष पर सपोज करो मैंने मान रखे कुछ भी मान रखे, मैंने x बराबर 1 रखा तो कुछ मान आया, x बराबर -1 रखा उतना ही मान आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आएगा। x बराबर 2 रखा तो कुछ मान आया, x बराबर 2 रखो, -2 रखोगे तब भी कुछ मान आएगा, x बराबर +3 रखोगे कुछ मान बढ़ के आएगा, -3 रखोगे कुछ मान और बढ़ के आएगा, 4 रखोगे कुछ मान बढ़ के आएगा, -4 रखोगे कुछ मान बढ़ के आएगा, 5 रखोगे बढ़ के आएगा, इधर 5 रखो, -5 रखोगे कुछ बढ़ गया। तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे ना तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। और हमें केवल सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, प्रथम चतुर्थांश से मतलब है, थोड़ी सी गणित की भाषा में बोलूं तो यहां पर इन सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास एक ग्राफ बनता है, जो कि ए की जो भी मात्रा रखते जाओगे, जैसे आपने कुछ रखा फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, ऐसे ग्राफ आएगा ऐसा। तो अगर इन सब बिंदुओं को मिला देंगे ना तो ये, इन सब बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये पैराबोला, परवलयाकार ग्राफ आएगा इस तरह का। कब? जब दर और ए के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा। समझ में आया? दर और ए के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा तो ऐसा आएगा, सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया के लिए परवलयाकार, वलयाकार। समझ में आया? ओके। लेकिन अगर रसगुल्लो यही ग्राफ दर वर्सेस ए स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाया जाए, इधर ए स्क्वायर ले लिया मैंने, यहां पर मैंने एक्स अक्ष पर ही ए स्क्वायर ले लिया। अब ये तो ऐसा हो गया ना कि y और यहां पर जैसे कि सपोज करो एक्स स्क्वायर, अब मैं y और x के बीच में नहीं बना रहा हूं, y और x स्क्वायर के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। तो जैसे जैसे एक्स स्क्वायर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y स्क्वायर का मान बढ़ेगा। मैं x की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं। तो ये दर ए स्क्वायर के समानुपाती है। एक तो ऐसे बोला मैंने, दर ए के वर्ग के समानुपाती है, दोनों में अलग अलग बात है। दर ए के वर्ग के समानुपाती थी इसलिए ऐसा ग्राफ आया। यहां पर दर ए स्क्वायर के समानुपाती है, जैसे कि दर प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती हो वैसे, तो फिर ग्राफ मूल बिंदु से गुजरेगा। दोनों में अलग अलग बात है, उस शब्द को समझ लेना, मजा आ जाएगा। अरे कहां का काट दिया? देखो ध्यान से, दोनों ग्राफ को समझो। ये सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया के लिए दर क्रियाकारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती है। देखो, दर क्रियाकारक सांद्रता के वर्ग के समानुपाती है, तो फिर वहां आ गया। और अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं दर ए स्क्वायर के समानुपाती, तो है ही सही ना। तो ये ग्राफ, दोनों में फर्क ये है कि यहां पर दर और सिर्फ आप ए की सांद्रता के बीच में ग्राफ बनाओगे तो परवलयाकार बनेगा, लेकिन अगर स्क्वायर के बीच में बना रहे हो तो दर और स्क्वायर तो एक दूसरे के समानुपाती है, तो सीधा मूल बिंदु से जाएगी y बराबर x वाली रेखा, 45 डिग्री वाली। ये चीज समझ में आ गई, यह चीज समझ में आ गई, यह चीज समझ में आ गई। माइंड इट। ये पहले दो ग्राफ सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया के लिए। अवकलित समीकरण हो गया, समाकलित देख लो, सिंपल है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, अभी हो जाएगा। समाकलित समीकरण, हाँ जी, समाकलित समीकरण। और इस पे देखो, नीट में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर, या फिर आरएनएस समीकरण, लास्ट वाला टॉपिक। सेकंड ऑर्डर पे बहुत रेयर क्वेश्चन आए, बहुत ही न के बराबर क्वेश्चन आया। थर्ड ऑर्डर पे तो आए नहीं इतने, ठीक है। या रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। अपन ने जो पढ़ा है ना, इसमें से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।
ओके, आप देख लेना लगा के, और मैं आपको ना कल या परसों इस चैप्टर की एनसीईआरटी संपूर्ण डलवा दूंगा, ठीक, वो अभी एडिट हो रही है। हाँ जी, अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा, चूंकि माइनस डी बाई डी टी बराबर हमने पढ़ा के ए की पावर 2, ये पढ़ा ना। अब ए को इधर लेके आ जाओ, टी को उधर लेके आ जाओ, माइनस को उधर भेज दो, तो हमारे पास यहां पर सीधा आ गया माइनस डी ए अपोन में ए स्क्वायर बराबर में माइनस के डी टी। दोनों ओर समाकलन कर दो, एक समीकरण बन जाएगी। दोनों ओर समाकलन करने पर बेटा आप इनके फॉर्मूले निकाल लें, वो काम के। 12th वालों के लिए डायरेक्ट उनको स्टेप भी बता रहा हूं, और जो ड्रॉपर है उनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। ओके, हाँ जी। अच्छा, ये माइनस क्यों लगाया इधर मैंने, डी ए अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पर माइनस के ये बाहर निकाल लिया डी टी। अब वही t बराबर 0 से लिमिट लगेगी t बराबर t सेकेंड तक। t बराबर 0 पर सांद्रता हमारी कितनी थी, a नोट, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। t बराबर t पर सांद्रता 80। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, कितने बच्चों को पता है, गणित कितने बच्चों को पता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, बताओ, किसी को पता है? क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है। वन अपॉन एक्स का समाकलन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन नहीं होता बेटा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स। वो 1 अपॉन एक्स का होता है log x, ठीक है। इसका होता है 1 अपॉन एक्स का समाकलन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स, अरे माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स। ऊपर लेके जाओ, x की पावर n का कैसे करते हो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करते हो ना, तो वैसे ही आता है, ठीक है बेटा। अदिति में एनसीईआरटी संपूर्ण में सिर्फ क्या डलवाता हूं, पीवाईक्यू डलवाता हूं और शॉर्ट में थ्योरी डलवाता हूं बस, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस के लिए तो हमने आपको एक्स्ट्रा फुल एक्सरसाइज दे ही रखी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर a, इसके लिमिट लग जाएगी भाई कहां से, a नोट से a t तक, और यहां पर ये माइनस के टी हो ही जाएगा, माइनस से माइनस छम छम। तो यहां पर एक बार एटी रखेंगे, फिर माइनस ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, तो यहां पर आ जाएगा ये 1 अपॉन ऊपर की लिमिट माइनस 1 अपॉन नीचे की लिमिट बराबर के टी। हो गया क्या, हो गया क्या? तो अब जरा देखो ध्यान से, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन एटी बराबर, इसको उधर भेज दो, 1 अपॉन एन जीरो प्लस के टी, जो कि समाकलित समीकरण है, बाकी बाद में पढ़ लेंगे। जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की समाकलित समीकरण है, समाकलित समीकरण है, जो कि समाकलित समीकरण है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा आप, एटी क्या था, टी समय पे सांद्रता क्या थी, a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए बराबर a माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन ए प्लस के टी, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ जी, ठीक है। ग्राफ बता दो, ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ बता दो, ग्राफ कैसे आएगा।
ग्राफ बता दो, ग्राफ कैसे आएगा अगर मैं 1/80 और t के बीच में ग्राफ बनाऊं, कैसा आएगा? सारा एक बार बेटा सारा बता दे ये कैसा आएगा ग्राफ। गिस्सू लीनियर। स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो ध्यान से, ये y बराबर c प्लस एम एक्स जैसा ग्राफ आएगा, मतलब इस बार सीधी लाइन आएगी और जिसकी प्रवणता पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा। ये अंतखंड आ गया 1/a0, इसका स्लोप k आ जाएगा। बाकी अगली क्लास में। बाय बाय। हाँ टाइम हो गया, लक्ष्मी नारायण पाटीदार, मेरे को पता है। जा खुश रहे, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू। जय हिंद।